हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू प्राइम मंत्रा। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अर्थमेटिक का सेशन है, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चंस को करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, पॉसिबल वेज ऑफ सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। विल ट्राई टू ऑल दोज पॉसिबल वेज, बट हमें मेनली क्या करना होता है एग्जाम में, टाइम बचाना होता है यार, ठीक है। तो टाइम बचाने के अपने तरीकों पर ध्यान देना है, दैट्स इट, ठीक है। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन हमसे? शांति बोरोड ₹75,000 फ्रॉम टू बैंक। 75,000 रुपए इसने बोरो किए दो बैंक से, ठीक है। दो बैंक से 75,000 रुपए इसने लिए। एक बैंक जो है 15% चार्ज करता है, दूसरा बैंक 20% चार्ज करता है। और साल के अंत में इसको जो पैसा मिलता है, शांति को जो पैसा मिलता है, वो पैसा कितना मिल जाता है? ये मिल जाता है उसको 12,000 रुपए, ठीक है गाइस। कितने रुपए मिल जाते हैं इसको? 12,000 रुपए। ओके। तो ये कह रहे हैं कि सेकंड बैंक जो था उससे उसने कितने पैसे उधार लिए। तो इसको करने के देखो एक तरीका तुम्हारे पास है, एलिगेशन के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो तुम। एलिगेशन लगाओ, एलिगेशन सॉल्व हो जाएगा। क्या करना होता है बेसिकली, आपको ये चेक करना होता है कि भाई एक बैंक ने तो मुझे दिए 15%, ठीक है। एक बैंक ने तो मुझे दिए 15% और एक बैंक मुझे दे रहा है 20%। ऐसे दे रहे हैं ना दोनों बैंक। एक बैंक दे रहा है 15% और एक बैंक दे रहा है मुझे 20%। तो इनके कहीं बीच में लाया करेगा जो ओवरऑल परसेंटेज मिलेगी मुझे। तो देखो ध्यान से, तो ये 12,000 रुपए जो मेरे पास है, इन 12,000 रुपए को मैं किस पे काउंट करके देखूंगा? 75,000 पे। ये कितना परसेंट है? मल्टीप्लाई पे कर लो 100 चाहो तो 25 से 3 75, 25 से 4 12 और 3 चौके 12, यानी कि 16% मुझे मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 16%। आई कुछ बात समझ में आप लोगों को नहीं आई भाई? ओवरऑल हमें कितना मिल रहा है? 16% मिल रहा है, ठीक है भाई। ओवरऑल 16% हमको मिल रहा है। तो एक तरफ 15 लिख दो, एक तरफ 20 लिख दो, एक तरफ 16 लिख दो। एलिगेशन लगा दो। 16 माइनस 20 कितने होते हैं? 4। और 16 माइनस 5 कितने होते हैं? 1। तो 4:1 में हमें क्या मिल जाएगा? पैसा मिल जाएगा, दैट्स इट। अब 4:1 में अगर पैसा मिला तो टोटल कितने मिले थे? 75,000 रुपए। तो 4 प्लस 1 दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा? 5। तो 5 की वैल्यू अगर 75,000 है तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1 की वैल्यू निकाल दोगे कि नहीं निकाल पाओगे? 15 पंजे 75 होते हैं ना। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में भाई, बताओ जरा, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 15,000 रुपए। तो पहला तरीका मैंने आपको बताया कि आप एलिगेशन के थ्रू जाके इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो बिल्कुल बेसिक तरीके पे मत जाना, बिल्कुल बेसिक तरीके पे अगर तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जाओगे तो आप अपना टाइम बर्बाद करोगे, दैट्स इट। टाइम बर्बाद नहीं करना है, आपको थोड़ा सा समझना है। एक और तरीका दिखाता हूं मैं आपको यहाँ पे किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो ध्यान से समझना सभी लोग। मैंने कहा कि ये जो 75,000 रुपए हैं, तो 75,000 रुपए को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए और बी में, ठीक है। 75,000 को मैंने कितने में डिवाइड किया? दो पार्ट में, ए और बी में डिवाइड कर देता हूं। तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखना। 75,000 जो है, एक पार्ट मैंने मान लिया ए है और एक पार्ट मान लिया बी है। तो ये फर्स्ट बैंक हो गया और ये पार्ट गया सेकंड बैंक को। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग के, ए और बी टोटल कितना है? 75,000। इसको ऐसे समझ सकते हो आप लोग कि 100% ऑफ ए और 100% ऑफ बी जो है वो टोटल मिला के कितना है? 75,000। अब आपको क्या कह रहा है ध्यान से देखना। पहला बैंक आपको कितना दे रहा है? 15%। तो पहला बैंक अगर 15% दे रहा है तो ये 15% ऑफ ए दे रहा है और दूसरा बैंक दे रहा है 20%, यानी कि 20% ऑफ बी दे रहा है। और ओवरऑल आपको कितने मिल रहे हैं? 12,000। क्लियर है यहां तक बात? एक बैंक ने आपको 15% दिए, दूसरे बैंक ने आपको 20% दिए। तो अब मैं देखो क्या करने वाला हूं, 15% और 15% ले लो यहां से। तो 15% ऑफ ए प्लस बी प्लस 5% ऑफ बी, ये कितने के बराबर होंगे? 12,000 के बराबर होंगे कि नहीं होंगे? आ रही है बात समझ में? अब 15% निकाल दो इसका यार। इसका 15% निकालने के लिए 15 से मल्टीप्लाई मार दो, बस दो जीरो कैंसिल कर देना है। तो कितना आ जाएगा? 15 पंजे 75 होते हैं, 15 सत्ते 105, 105 और अगर उसमें तुम 7 जोड़ दोगे तो तुम्हें कितना मिल जाएगा? 112 प्लस 5% ऑफ बी, कितना मिल गया देखो? 12,000। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां से यहां तक। तो 5% ऑफ बी की जो वैल्यू आई यहां से निकल के कितने के बराबर आ जाएगी? 11,000, यानी कि 750 के बराबर आ जाएगी। माइनस करोगे ना इसको, 1% कितना आ जाएगा? 150। तो 100% कितना हो जाएगा भाई? 15,000 हो जाएगा नहीं हो जाएगा?
तो ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का गाइस। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना। ये भी एक इंटरेस्टिंग तरीका है सॉल्व करने का इस क्वेश्चन को। तो दोनों तरीके से आप जा सकते हो, किसी भी तरीके से आप सॉल्व करो, दोनों तरीके अपनी जगह ठीक है। चाहे आप एलिगेशन लगा लो, चाहे आप इस तरीके से सॉल्व कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? ए डीलर बाइज रेफ्रिजरेटर एट 20,000, ठीक है। 20,000 रुपए में एक रेफ्रिजरेटर खरीदता है, उस पर दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, 10% और 20%। 10% एंड 20% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, फिर 10% खर्चा कर दिया उसके ऊपर से ट्रांसपोर्ट पे, और अब उसको 10% का प्रॉफिट चाहिए। तो सिंपल केस ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज देखो कैसे करना है। डायरेक्टली एक लाइन में आपको लिखना होता है, आप ज्यादा इसको उसके चक्कर में मत पड़ना कि आप बड़ा बड़ा लिखो इसको, बस इतना लिखो 20,000 मेरे पास है, ठीक है, मल्टीप्लाई 20,000 मेरे पास है। दो सक्सेसिव डिस्काउंट, एक 10% का, एक 20% का। 10% का डिस्काउंट कितना हो गया? 90% रह गया अपने आपका। 20% का डिस्काउंट दोगे तो कितना रह जाएगा अपने आपका? 80%, मल्टीप्लाई। अब ध्यान से देखना क्या करना है। 10% अगर वो ट्रांसपोर्ट पे खर्चा करता है, यानी कि 10% वैल्यू बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? अब उसके लिए तो 10% बढ़ गया ना, तो 10% बढ़ा दो। अब 10% जब बढ़ा दोगे तो वो वैल्यू अपने आप की कितनी हो जाएगी? 110% हो जाएगी। अब क्या करना है, इस पूरे पर जितना भी मेरे पास ये आया है, इस सारे पर 10% का प्रॉफिट चाहिए मुझे। ये जितना भी आ गया इस पे, तो 10% का अगर इस पे प्रॉफिट चाहिए तुमको, तो इसका भी कितना कर दोगे? 110%। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो कैंसिल करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, जीरो खत्म हो गई। 9 8 72 दूनी 144। तो 144 इंटू 11 मेरे पास है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको 11 का मल्टीप्लीकेशन पढ़ाया हुआ है भाई, नंबर सिस्टम जाके पढ़ लेना डिविजिबिलिटी रूल्स में। 11 का मल्टीप्लीकेशन भी पढ़ा है, 11 की डिविजिबिलिटी भी दिखाई है वहां पर मैंने। तो 11 का मल्टीप्लीकेशन कितना आसान होता है मैं आपको बताता हूँ। 4 4 और 2 8 4 1 5 1 मल्टीप्लाई में फिर से 11 करूंगा तो 4 8 और 4 12 कैरी करेगा 1, 13 और 1 14 कैरी करेगा 1, 5 और 2 7 और 1 7 2 4 2 4। हमारा ऑप्शन का नंबर क्या आएगा? सी। और जिन लोगों को समझ में नहीं आया किस तरीके से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 11 का, तो भाई जाके जरूर देखना वो नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी रूल्स के 2-3 सेशन मैंने बनाए हुए हैं, बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा वहां से, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वीट स्टॉल द ओनर चीट्स both to his wholesaler and his customer by 10% by his faulty weight machine. He actually weighs 10% more while purchasing from wholesaler and weight 10% less while selling to his customer. देखो ध्यान से समझना बात को। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का केस है। एक तो आपको मैं इतना डीपली चीजों को पढ़ा चुका हूं, अगर आप प्रॉफिट लॉस में उठा के देखेंगे उसकी प्लेलिस्ट है पूरी, ठीक है, और मैं दे भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब प्रॉफिट लॉस पे जाके पढ़ना। प्रॉफिट लॉस के 11-12 सेशन मैंने बनाए, उसमें मैंने हर तरह के क्वेश्चन जो बेसिकली आपको देखने को मिलते हैं ना उठा लिए। अब ये तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर वहां से आपने पढ़ लिया होगा ना डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का कॉन्सेप्ट, तो ये क्वेश्चन इतना सिंपल लगेगा आपको। अब विद इन 20-30 सेकंड्स क्वेश्चन का आंसर मार्क करोगे और आगे बढ़ जाओगे। मैं बताता हूँ कैसे करना था आपको। ये देखो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, वहां पर जाकर पढ़ना एक बार ढंग से उसको। एक तरफ एसपी है, एक तरफ हमको लिखना होता है सीपी। जब 10% वजन ज्यादा तोल रहा है ना स्टार्टिंग में, तो वहां 10% का प्रॉफिट लेता है। 10% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एसपी 110 हो जाएगा और सीपी कितना रह जाएगा? 100। और फिर 10% वजन कम यूज करता है, तो 10% वजन कम यूज करेगा तो सीपी कितना रह जाएगा? 90 और एसपी कितना हो जाएगा? 100। कैंसिल आउट कर देना, तीनों जीरो को हटा देना। जो रेशो एसपी और सीपी का तुमको मिलेगा कितना मिलेगा? 11/9। 9 से कितना बढ़ गया भाई? प्रॉफिट 2 का, तो 2/9 हमारा प्रॉफिट आ गया। 2/9 सिर्फ ऑप्शन नंबर बी। 2/9 क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 22 होल 2/9%। समझ रहे हो बात सब लोग? जिनको समझ में नहीं आए वो भैया ये देख लेना, 2/9 जो होता है मल्टीप्लाई 100 कर लो, कितना आ जाएगा? 200/9। 200/9 करोगे तो 22 सही 2/9% ही आएगा, ठीक है। इतना ही मिलेगा आप लोगों को, ठीक। बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ पी एंड क्यू, और जिनको समझ में नहीं आया भाई वो एक बार जाके जरूर पढ़ना, 2 सेशन है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के। ये तो क्या, इससे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैंने वहां पे करवा दिए हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल के। आप पढ़ना एक बार जाके ध्यान से वहां पे, ठीक। देखो भाई, द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ पी एंड क्यू सेम ऑन सेलिंग द आर्टिकल्स एट 1800 ईच, बट पी कैलकुलेट्स इट्स प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस व्हाइल क्यू कैलकुलेटेड करेक्टली ऑन द कॉस्ट प्राइस। अच्छा ठीक है, देखो पी और क्यू दो बंदे हैं, उन्होंने 1800 रुपए में अपनी दो चीजें बेची हैं, एक 1800 की गई, दूसरी भी 1800 रुपए की चली गई। अब वो कहता है एक पर वो कैलकुलेट जो प्रॉफिट करता है वो कॉस्ट प्राइस पे करता है, जो कि बेसिकली होता है प्रॉफिट जो हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। दूसरी पर जो वो कैलकुलेट करता है वो कॉस्ट प्राइस पे नहीं करता, वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करता है। तो अगर आपने यहाँ पे इनके बस रेशो लिख दिए ना,
तो आपका काम आसान है, क्योंकि सेलिंग प्राइसेस आर सेम इन बोथ केसेस। समझ रहे हो सब लोग? सेलिंग प्राइस जो है, विक्रय मूल्य जो है, दोनों केस में कैसा है? बराबर है। अगर सेलिंग प्राइस बराबर है तो देखो हो गया सॉल्व। देखो ध्यान से, एक तरफ P है, एक तरफ Q है। P पर जो प्रॉफिट है वो भी 20% है, Q का जो प्रॉफिट है वो भी कितना है? 20% है। बात आएगी CP और SP लिखने की। बात किसकी आएगी? CP और SP लिखने की। एक बात ध्यान रखनी है कि दोनों का SP 1800 रुपए, यानी कि सेलिंग प्राइस कैसा दोनों का? बराबर है। अगर ये 20% है, 20% कितना होता है? 1/5। 20% कितना होता है भाई? 1/5। तो अगर P किस पे कैलकुलेट करता है? P कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 5 है इसका मतलब P का, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। ठीक है, अब देखो Q क्या कह रहा है। Q किस पे कैलकुलेट करता है अपना सेलिंग प्राइस पे? Q कैलकुलेट करता है कॉस्ट प्राइस पे। Q अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता है कॉस्ट प्राइस पे। ध्यान से देख लेना, ये कॉस्ट प्राइस पे करता है, ये सेलिंग प्राइस पे करता है। ठीक है, ये Q है, ये भाई सब P है हमारे। ठीक है, तो देखो ये 5 रुपए की चीज थी, वो 1 रुपए के प्रॉफिट के साथ कितनी चली जाएगी? 6 रुपए में चली जाएगी। समझ गए सब लोग? 5 में 1 का प्रॉफिट। ये यहां पर ये CP है, यहां पर ये SP था, क्योंकि एक SP पे कैलकुलेट कर रहा है, एक CP पे। ये भी आप प्रॉफिट लॉस में जाकर पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब की है सारी चीजें, बहुत अच्छे तरीके से समझाया इन सब चीजों को। भाई पढ़ना जाके ध्यान से, प्रॉफिट लॉस में आपको आनंद आ जाएगा अगर ये सारी चीजें समझ गए ना। तो बैंकिंग क्या, CGL क्या, कुछ भी, कोई भी एग्जाम हो, आप सारे के सारे प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर जाओगे, कुछ भी नहीं बचेगा आपके सामने। ठीक है, देखो भाई अगली कंडीशन क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस सेम है, तो उनको सेम कर लू। 5 और 6 यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई कर दो? 6 का। और यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई कर दो? 5 का। हो जाएंगे? इतना तो कर ही सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा? ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 24, सेलिंग प्राइस आ जाएगा यहाँ 30, ये आ जाएगा 25, और ये कितना आ जाएगा? 30। तो भाई क्या कह रहा है आपसे? 1800 रुपए सेलिंग प्राइस है, यानी कि 30 की वैल्यू कितनी है? 1800 रुपए। पूछ क्या रहा है? डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट। अब 24 की चीज 30 में जा रही है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 6 का, और 25 की चीज जा रही है यहाँ पे हो रहा है 5 का। तो प्रॉफिट में जो डिफरेंस है वो कितने का है भाई? 1 रुपए का डिफरेंस है कि नहीं? एक पर 6 का डिफरेंस है, एक पर 5 का। तो 30 की वैल्यू अगर 1800 है तो एक की वैल्यू 60 आएगी कि नहीं आएगी? बताओ जरा सोच समझ के। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। बस इतना सा ही क्वेश्चन था, 60 रुपए का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई होगी सब लोगों के। ठीक है, देखो जब भी आपके सामने कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस में से कोई एक सेम कर दे वो, ठीक है, इक्वल कर दे, तो काम आसान हो जाता है। आप फिर रेशियो लिखो, आंसर आ जाएंगे आपके। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे? A person sold a pen at 96 rupees in such a way that his percentage profit is same as the cost price of the pen. अब देखो इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत बार देखे होंगे। अब ये क्वेश्चन जो है ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों है? देखो यहां तक तो ठीक है, अगर यहां तक प्रॉफिट परसेंटेज पूछता तो ठीक है, ऑप्शन उठाकर ट्राई मार दो, कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत कहां आएगी? यहां से, इफ ही सेल्स इट एट ट्वाइस द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ इट्स प्रीवियस परसेंटेज प्रॉफिट, देन न्यू सेलिंग प्राइस विल बी। व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल दैट कि पहले जो हमको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस। अब उसमें जितना प्रॉफिट हुआ था उसमें प्रॉफिट और जोड़ दो, और फिर कितना सेलिंग प्राइस आएगा ये। अगर सिंपली सिर्फ ये पूछता कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, तो परसेंटेज प्रॉफिट के ऑप्शन दिए होते, ऑप्शन उठाते, ट्राई मार देते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा गाइस। यहाँ ये कह रहा है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है ना, किसके बराबर है? CP के बराबर है। आ रही बात समझ में? प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हो तुम लोग? CP। प्रॉफिट परसेंटेज किस पे कैलकुलेट करते हो? प्रॉफिट डिवाइड बाई CP मल्टीप्लाई बाई 100। और ये कितने के बराबर दे रखा है? CP के बराबर। तो प्रॉफिट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी CP स्क्वायर डिवाइड बाई 100। हाँ के नाम? तो प्रॉफिट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? CP स्क्वायर बाई 100। इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। दूसरी चीज आपको ये देखना है कि 96 रुपीज पे अगर मैं देखता हूं तो वो CP भी है प्लस प्रॉफिट भी है। हाँ के ना? अब यहां पर ये वैल्यू लगा दो, देखो सॉल्व करते हैं। 96 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी CP प्लस CP स्क्वायर डिवाइड बाई 100 स्क्वायर। 100 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? यहां से देखो 96 100 इज इक्वल टू 100 CP प्लस CP स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली मुझे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है, CP स्क्वायर प्लस 100 CP प्लस माइनस 96 100। और यहां से मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा CP।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी अगर आप नॉर्मली इसको सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक के अलावा कोई और तरीका नहीं बनेगा इसका, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये देखना है, अगर सिंपली परफेक्ट परसेंटेज प्रॉफिट पूछा होता तो आप ऑप्शन उठाओ, ट्राई मार के देख लो। जैसे कि मैंने कहा, जैसे मैंने कोई चीज बेची 60 रुपए में, मैंने कहा जितने में मैंने खरीदता उतने में बेचता हूं, तो मान लो कितने परसेंट का प्रॉफिट है, सॉरी परसेंटेज प्रॉफिट जो है जितना है उतना ही सीपी है। तो आप क्या करोगे, ऑप्शन उठाओगे, ट्राई मार के देखोगे, आपका आंसर आ जाएगा, उसमें कोई फर्क। जैसे 24 रुपए की चीज है, सपोज करो 24 रुपए की चीज है, ठीक है। तो मान लो 20% का मुझे प्रॉफिट है, तो ये 120% की वैल्यू है ना, हाँ क्या ना, बताओ जरा। 20% होता 1/5, 5 से वैल्यू कहां पहुंच जाएगी, 6 पे। तो 6 की वैल्यू दे रखी है 24, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। आगे ही नहीं, आगे दोनों बराबर बराबर, 20 और 24। तो जब सीपी 20 है और प्रॉफिट परसेंटेज भी 20% है, ये कहना चाह रहा है ये आपसे, है ना। अब ध्यान से समझो बात को भाई, क्या करना क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं था, ये थोड़ा आगे की कहानी, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या दिखाई दे रहा है तुमको, दिखाई देगा 16 छक्के 96 होते हैं ना, तो 160 सीपी माइनस 60 सीपी माइनस 9600 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो सीपी यहां से कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना। सीपी कितना आ जाएगा, यहां से 60 आ जाएगा। अगर सीपी 60 आ गया तो 96 माइनस 60 प्रॉफिट आ जाएगा, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा यहां से, 36। प्रॉफिट कितना आ जाएगा यहां से, 36 आ जाएगा। बताओ जरा, सोच समझ के सीपी की वैल्यू रख दोगे यहां से उठा के 60, 96 माइनस 60 कितना होता, 36। अब 96 जो है उसमें 36 और ऐड कर दो, बस इतना और कह रहा है ये। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 132। दैट्स इट। तो देखो एक स्टेप आगे के चक्कर में आप इसको इजीली सॉल्व नहीं कर पाए, एक स्टेप आगे के चक्कर में आप इसको इजीली सॉल्व नहीं कर पाए। आप एक काम करके देख सकते थे, आप क्या करके देख सकते थे, इनको माइनस करके देख सकते थे। 150 और 96 में डिफरेंस कितने का होता है, 54 का। तो 96 में से अगर मैं 54 माइनस करता तो मुझे कितना मिलता, आप ये चेक करके देखो पहले। तो आपको मिलता 242। अब मुझे बताओ 42 और 54 में जो डिफरेंस है भाई, ये 100% से ज्यादा का हो गया। ये तो आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है। दूसरा ऑप्शन उठा के देख लेते हैं हम, 144 ट्राई करके देखते हैं। 144 पे कितना मिल जाता, 50, 48 मिलता शायद, तो ये भी नहीं बन सकता था। तीसरा क्या था, 132 था, इसको उठा के देख लेते हैं। 132 अगर इसमें से 96 और 132 का मैं डिफरेंस चेक करता, मुझे मिलता 36। अब 36 में अगर 96 में से निकालता तो मुझे मिलते 60। अब मैं ये चेक करके देखता 36 जो है 60 का कितना परसेंट है, 36, ये आ जाता 60%। एक ये तरीका हो सकता था इसको सॉल्व करके देखने का, समझ रहे हो मेरी बात। एक ये तरीका हो सकता था इसको सॉल्व करके देखने का, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बनाते और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करके देखते, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, इन ए स्ट्रीम बी लाइज इन बिटवीन ए एंड सी such that it is equidistant from both A and C, a boat can go from A to B and back in 6 hours 30 minutes. ओके देखो ये कह रहा है कि कोई एक डिस्टेंस है, इस तरीके से बना लिया मैंने, ये A है, ये B है, इन सॉरी ये C है, इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस है B, इस तरीके से दे रहा है हमको, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, आपसे एक क्वेश्चन है छोटा सा। अब जब हम नदी में जाते हैं तो नदी एक तरफ बह रही होती है, तो अगर हम जिधर पानी बह रहा है उधर डायरेक्शन में चलते हैं तो डाउन स्ट्रीम बोला जाता है, और जिधर पानी बह रहा है और सामने से आ गए तो अप स्ट्रीम हो जाता है, ठीक है। ये बात तो आपको क्लियर है सब लोगों को। दूसरी चीज आप मुझे ये समझाओ कि अगर इस केस में सपोज करो ए से बी तक जाना है और बी से वापस लौट के आना है, देखो ध्यान से समझते रहना एक चीज, ए से बी तक गया और बी से ए तक लौट के आ गया, ए से बी तक गया और बी से ए तक लौट के आ गया, इस पूरे चक्कर में इस बंदे को लगे 6 आवर्स और 30 मिनट्स। इस पूरे चक्कर में कितने लगे, आने जाने में 6 आवर्स 30 मिनट्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ए से सी तक जाने में, ए से सी तक जाने में, ए से ये भाई साहब कहां पहुंच रहे हैं, सी तक जाने में इनको लग रहे हैं 9 आवर्स, 9 घंटे। अब यही बस इस क्वेश्चन में आपको पकड़ना होता है, बस एक बार फिगर बन जाए, इन क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं करने के लिए। देखो ध्यान से, अगर 9 घंटे लगते हैं तो आधी दूरी तय करने में कितने लगेंगे, 4 आवर्स 30 मिनट लगेंगे, नहीं मिलेंगे, और 4 आवर्स 30 मिनट यहां लगे होंगे इसको, हाँ कि ना। तो अगर ए से बी तक जाने में 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं, तो बी से ए तक लौट के आने में कितने घंटे लगे होंगे, 2 घंटे लगे होंगे कि नहीं लगे होंगे, क्योंकि टोटल कितना लग रहा है उसको, 6 घंटे 30 मिनट। आई कुछ बात समझ में तुम लोगों के, ये 2 घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे, क्योंकि 4 आवर 30 मिनट और ये मिला के कितने के बराबर आ जाएंगे, 6 आवर 30 मिनट के बराबर आएंगे, हाँ कि ना।
तो एक बात बताओ, सी से बी तक की दूरी भी तो इतनी है, यहां से यहां तक भी आने में कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे लगेंगे, नहीं लगेंगे? तो ओवरऑल कितना टाइम लग जाएगा? 4 घंटे। ये तो पूछ रहा है सी से ए तक आने में कितना टाइम लगेगा। जब बी से ए तक आने में 2 घंटे लग रहे हैं तो सी से बी तक आने में भी कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे। यानी कहना क्या चाह रहा था, ये ए से सी तक अप स्ट्रीम है और सी से ए तक डाउन स्ट्रीम है। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई होगी सब लोगों के। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? A boat went down the river for a distance of 20 kilometers. It then turned back and returned to its starting point, having traveled a total of 7 hours. On its return trip, at a distance of 12 kilometers from the starting point, it encountered a log which had passed the starting point at the moment at which the boat had started downstream. The downstream speed of the boat is। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, समझना ध्यान से। देखो ये क्वेश्चन क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, जरूरी नहीं होता, लेकिन आ भी जाता है। कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है। आपको मैं एक एक चीज समझाता हूँ क्या कह रहा है, ठीक है? समझो ध्यान से सभी लोग। देखो ये कोई डिस्टेंस है, 20 किलोमीटर ये डिस्टेंस है भाई, ठीक है? ये डिस्टेंस हमको दे रखी है 20 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं यहां से यहां तक। एक बोट जा रही है, डाउन स्ट्रीम है, ये इधर की साइड में डाउन स्ट्रीम है, ठीक है? डाउन स्ट्रीम जाती है एंड टर्न बैक इन 7 आवर्स। आना जाना जो कर लेती है ये बोट स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक, वो 7 घंटे में। ये मान लो ये पॉइंट है एक्स, और इस पॉइंट को मैं नामकरण कर देता हूं दोनों का, एक्स और वाई दे देता हूं उनको नाम, ठीक है? अब वो क्या कहता है कि जब वो लौट के आ रहा होता है तो स्टार्टिंग पॉइंट से 12 किलोमीटर की दूरी पर, मान लो ये यहां मान लेता हूं मैं, ठीक है? चलो और इधर थोड़ा सही कर देते हैं इसको, यहां मान लेता हूं मैं इस पॉइंट को, ठीक? स्टार्टिंग पॉइंट से 12 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है 12 किलोमीटर की दूरी पर, तो ये जो डिस्टेंस रह गई यहां से यहां तक की कितनी रह गई? 8 किलोमीटर। यहां पर वो क्या ऑब्जर्व करता है, इट एनकाउंटर्ड ए लॉग which had passed the starting point at the moment at which the boat had started downstream। यानी कि एक बात बताओ आप मुझे, जब ये इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा था, जब इस पॉइंट से, क्योंकि डाउन स्ट्रीम जा रहा है, बहुत ध्यान से समझना भाई सभी लोग, है ना? मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर का बहुत ही बेहतरीन यूज करके आपको दिखाऊंगा, आपको एक चीज समझ में आएगी, ठीक है? तो यहां पर इसने देखा एक लॉग था, उस लॉग ने भी चलना स्टार्ट कर दिया। अब ये तो बहुत स्पीड से गया, तो ये तो यहां से, ये भाई साहब ने क्या काम किया, ये तो यहां से यहां तक पहुंचे और यहां से वापस लौट रहे थे, ठीक है? इतना जब ये चल गया था तो उस टाइम के बाद ये लॉग जो भाई साहब है ये अपना यहीं तक पहुंच पाए, क्योंकि इसकी लॉग की अपनी स्पीड नहीं है, इस लॉग की कोई अपनी स्पीड नहीं है। इस लॉग की स्पीड कौन सी है? जो स्ट्रीम की स्पीड है, जो कि धारा की चाल है। अब वो सिर्फ उतनी चाल, भाई लकड़ी का टुकड़ा फेंक दो, अब लकड़ी का टुकड़ा किस स्पीड से चलेगा? जैसे पानी बहता है, जितनी स्पीड से पानी बहेगा उतनी स्पीड से लकड़ी का टुकड़ा बहेगा। समझ में आ रही है बात? तो इसके पास जो स्पीड है वो सिर्फ क्या है? स्पीड ऑफ, देखो एक्स और वाई गलत ले लिया, यहाँ पे एम और पी और क्यू ले लेता हूँ, क्योंकि एक्स और वाई में स्पीड ऑफ बोट वो मान लूंगा। इन पॉइंट्स को मैं ले लेता हूँ, इस पॉइंट्स को मैं लेता हूँ पी, इस पॉइंट को लेता हूँ मैं क्यू। अब देखो ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूँ, स्पीड ऑफ बोट जो है वो है x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है, करंट की स्पीड जो है वो कितनी है? y। धारा की चाल कितनी है? y, और बोट की चाल कितनी है? x। अब ध्यान से समझो बात को, अगर मैं डाउन स्ट्रीम जाता हूं यानी कि धारा के साथ, तो ये दोनों ऐड हो जाती हैं, और अप स्ट्रीम आता हूं तो ये क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। इतना सबको पता होना चाहिए भाई, ठीक है? तभी ये क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, नहीं तो फिर क्या मतलब ही नहीं समझाने का कुछ भी। अब क्या होगा भाई, इन भाई साहब को यहां से यहां तक जाने में और यहां से यहां तक लौट के आने में जितना टाइम लगता है, उतना टाइम इस लॉग को यहां से यहां तक आने में लगता है। यहां तक बात समझ में आ गई सब लोगों की? ठीक है, देखो सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। तो टाइम इक्वल करना है, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो लॉग की जो स्पीड है वो कितनी है? लॉग की जो स्पीड है वो कितनी है? y। और लॉग की डिस्टेंस कितनी है? 12 किलोमीटर चला y की स्पीड से। लेकिन आप ध्यान देना, आप कितना चल गए? आप 20 किलोमीटर तो ये चल गए, 20 किलोमीटर तो ये चल गए x प्लस वाई से, और 8 किलोमीटर आप चले लौट के आने में x माइनस वाई से। ये वाली जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी 8 किलोमीटर। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रही हो बात। सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8 करोगे तो फाइनली आपको मिलेगा 3 अपॉन वाई इज इक्वल टू 5x माइनस 5y प्लस 2x प्लस 2y डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फाइनली मुझे यहां से मिलेगा, यहां लिख रहा हूं मैं 3x स्क्वायर
माइनस 3y² इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 7xy माइनस 3y²। तो 3y² कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x भी कैंसिल हो जाएगा, तो x और y का जो यहाँ से मुझे रेशियो मिलेगा वो कितना मिलेगा 7/3। x और y का यहाँ से मुझे जो रेशियो मिलेगा वो कितना मिलेगा 7/3, यानी कि जो स्पीड ऑफ बोट है वो 7 हो सकती है, स्पीड ऑफ जो है करंट कितनी हो सकती है 3। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, दोनों x प्लस y को ऐड करके बनता है, मुझे यही बतानी है डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या है, द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट। तो देखो अगर 7 और 3 लोग हैं तो कितनी मिलेगी तुमको 10 मिलेगी, तो 10 ऑप्शन में कहां पर मिल रहा है, सिर्फ सी ऑप्शन है। अभी ये मत मान लेना कि सही है ट्राई करके देख लो, आपको आने जाने में कितना लग रहा है 7 घंटे, तो 20 घंटे 20 किलोमीटर चलोगे आप 10 की रफ्तार से, और 20 किलोमीटर चलोगे आप x माइनस वाई करोगे तो 4 की रफ्तार से। तो आप सॉल्व करके देख लो, 2 घंटे यहाँ और 5 घंटे यहाँ, तो 5 और 2 कितने होते हैं 7 होते हैं, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। 10 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स वाई रखने की बाद में इनको सॉल्व करने की इतनी जरूरत नहीं है, बस इतना चेक करके देख लो आपको क्या मिल रहा है। अच्छा क्वेश्चन है गाइस, समझ में आ गया होगा उम्मीद कर रहा हूँ, नहीं तो बार बार रिपीट करके देखना आपकी समझ में आएगा, ठीक है, बार बार रिपीट करके देखना, 2-3 बार में समझ में आ जाएगा, और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, कोई बड़ी बात नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ टाइम टेकन टू कवर d प्लस 11 किलोमीटर अप स्ट्रीम, देखो ये हिंदी में नहीं तो मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, हिंदी में आपको मैं समझा दूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। इफ टाइम टेकन टू कवर d प्लस 11 किलोमीटर अप स्ट्रीम इज थ्राइस द टाइम टेकन टू कवर d माइनस 3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, the ratio of speed of boat and upstream to downstream is 3:7 and time taken to cover d plus 18 km upstream is 2.5 hours, what will be the speed of current। देखो ये क्या कह रहा है भाई, अपस्ट्रीम कहते हैं धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत d प्लस 11 किलोमीटर जाने में जो समय लगता है वो धारा के अनुकूल d माइनस 3 किलोमीटर जाने से 3 गुना है। तो इन्होंने दे रखा है कि अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है, अपस्ट्रीम की जो स्पीड है और जो डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है उसका जो रेशियो दे रखा है कितना दे रखा है 3/7। अपस्ट्रीम की स्पीड का और डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है 3/7। अब समझना ध्यान से, इसको मैंने मान लिया 3x और 3x मत लो 3k और 7 के ले लो, यानी कि मैंने क्या ले लिया अपस्ट्रीम की स्पीड 3k है और डाउनस्ट्रीम कितनी है 7k है, ऐसे मान लो। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब अपस्ट्रीम आप d प्लस 11 किलोमीटर गए तो आपकी स्पीड क्या होगी 3k, तो आप मुझे बताओ डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या टाइम होता है क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है क्या? सबको पता होगा यार डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, तो डिस्टेंस d प्लस 11 स्पीड 3k टाइम दे देगा, और ये टाइम 3 गुना है d माइनस 3 किलोमीटर जाते हो जब आप अप स्ट्रीम नहीं डाउन स्ट्रीम से 7k से, तो यार d निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे, निकल जाएगा ना, ठीक है भाई, कितना आ जाएगा 7d प्लस 77 कितना आ जाएगा 9d माइनस 9 3 27, तो 2d की जो वैल्यू आएगी यहाँ से 104 आ जाएगी, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 52 आ जाएगी भाई। डिस्टेंस हमारी कितनी आएगी, d की वैल्यू कितनी आएगी 52। अब आप जाते हो d प्लस 18 डाउन स्ट्रीम में 2.5 आवर्स में, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड निकल के आ जाएगी नहीं निकल के आ जाएगी, बताओ जरा, देखो d प्लस 18 कितना हो जाएगा 52 प्लस 18 कितना हो जाएगा 70, तो आप 70 किलोमीटर जाते हो 2.5 आवर्स में, तो यानी कि आपकी स्पीड क्या होती है 25 चौके 100 4 7 चौके 28 किलोमीटर पर आवर होती है आपकी स्पीड। कितनी स्पीड होती है आपकी 28 किलोमीटर पर आवर। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 28 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर है 7 के डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है उसके बराबर है ना, जब 7 के 28 है तो 3 के नहीं निकाल पाओगे, कितनी आएगी बताओ जरा, 7 के 28 है भाई, तो k की वैल्यू 4 है कि नहीं है, तो 3 के कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में जो स्पीड है वो है 12 किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम में स्पीड है 28 किलोमीटर पर आवर, तो अब क्या निकालना है आपको स्पीड ऑफ करंट, यानी कि x प्लस वाई तो दे रखा है 28 और x माइनस वाई दे रखा है आपको 12, माइनस प्लस माइनस कर दो बस, 2y की जो वैल्यू आएगी वो 16 आएगी, तो y हमारा कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी कुछ समझने को मिलेगा भाई, ठीक है। तो स्पीड ऑफ करंट कितनी आ जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ध्यान से करना सब लोगों को। समझना क्या क्या बताया है क्वेश्चन के अंदर, है ना, उस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, इतना भी आसान नहीं पड़ेगा, है ना, एक बार दो बार देखोगे
तो हर चीज समझ में आएगी। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, ए मैन कैन रो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, मैंने कहा था एक क्वेश्चन और लूंगा, तो ऐसा एक आध क्वेश्चन और ले लिया। 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाओगे x माइनस वाई से, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आप जाओगे x प्लस वाई से। कितने घंटे लग रहे हैं, 10 घंटे। दूसरी तरफ देख लो, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहे हो, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम x माइनस वाई से, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई से। कितने लग रहे हैं यहाँ पे आपको, 13 आवर्स लग रहे हैं। ठीक है, हो जाएगा सॉल्व। इस तरीके से सॉल्व करना है, अनुमान लगाना है भाई, तो लग गया अनुमान। देखो 13 लाना है यहाँ पे, x प्लस वाई कितना ले लू 11, x माइनस वाई कितना ले लू 5। यहाँ पे भी देख लो x माइनस वाई 5 ले लेना, x प्लस वाई कितना ले लेना 11। तो 5 छिक्के 30 और 11 चौके 44, 6 प्लस 4 कितना होता है 10, 5 अट्ठे 40 और 11 पंजे 55, 8 और 5 कितना होता है 13। हो गया सॉल्व। क्या निकालना है, स्पीड ऑफ मैन यानी कि x की बात कर रहा है, तो x प्लस वाई तो हमें दे रखा है 11 और x माइनस वाई दे रखा है आपको 5। कैंसिल आउट कर दो, 2x की वैल्यू कितनी आ गई 16, x कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। भाई इससे आसान तरीका ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का नहीं होता है। मैंने आपको उधर भी बताया था, थोड़ा हिट एंड ट्रायल मारना है, और अगर इसको ट्राई करने का एक और तरीका, इक्वेशन बना के सॉल्व हो जाता है। वो तरीका मैं अभी यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, वो जब मैं आपको बोटन स्ट्रीम या टाइम स्पीड डिस्टेंस कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ तब मैं उसको डिस्कस कर दूंगा आपके सामने। आप उस तरीके से जाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हो, बट इट इज अ नाइस वे ऑल्सो। यू कैन हिट एंड ट्रायल द वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर विद इन 2 और 3 अटेम्प्ट्स। ठीक है, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, उसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है। मैंने हमेशा एग्जाम्स का क्वेश्चन ट्राई किए हैं और मैंने देखा है कि एग्जाम्स के क्वेश्चन ट्राई करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। अब फालतू के क्वेश्चन आप लेकर आ जाओ, कुछ भी आपको बनाना है, बनाना ही है जब आपको मुश्किल क्वेश्चन, तो फिर वो बात अलग होती है। फिर आपको सॉल्व भी करवाना है तो कोई बात है ही नहीं, फिर तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ठीक है भाई, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। काफी अच्छी चीजें आपने सीखी होंगी, समझी होंगी। ठीक है, तो इस सेशन को भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना हमारा टाइम मंत्रा को। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको हम फेसबुक पे मिल जाएंगे, आपको हम इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगे। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे भी आप ज्वाइन होइए, आपके लिए बनाया हुआ है। ठीक है गाइस, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।